जन्मे राठौर जी लगभग 4 दशकों तक शिक्षा जगत को अपनी ज्ञान सेवा से आलोकित करते रहे हैं। कृषि, इतिहास और शिक्षा जैसे विषयों में उच्च अध्ययन कर आपने शिक्षण, सामाजिक चेतना और साहित्य साधना तीनों क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान साहित्य अकादमी तथा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े रहते हुए आपने समाज जीवन, लोक मर्यादाओं एवं ऐतिहासिक गाथाओं को सरल, सरस और प्रेरक शैली में अभिव्यक्ति दी है। राष्ट्र नायकों एवं क्रांतिकारियों पर आधारित आपकी अनेक कृतियां जन जागरण का माध्यम बनी हैं। ऐसे बहुआयामी, कर्मनिष्ठ और प्रेरणास्पद व्यक्तित्व का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं और 2 पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय को वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में है। चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में है। ये अक्स किसका है? ये अक्स किसका है जो रोशनी इतनी पानी में है? आदरणीय, बहुत बहुत माननीय कुलगुरु जी, आदरणीय कुलसचिव जी, बंधुवर सुभाष चंद्र जी, अन्य आचार्य, बंधु भगिनीगण और प्रिय विद्यार्थियों, अपने यहाँ पर भारत में एक परंपरा है कि छोटा बच्चा यदि गिर भी जाता है तो उसको कहते हैं शेर का बच्चा उठ जा। तो ऐसे ही अपने यहाँ प्रशंसात्मक अतिरेक हो जाता है जो सामान्य, लेकिन उसका उद्देश्य भी ये होता है कि अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा बनना है। तो ऐसा ही मानकर मैं उसको परिचय को स्वीकार करता हूँ। आज हम पुण्य तिथि मनाने के लिए एकत्रित हैं, लेकिन ध्यान करना, ये पुण्य तिथि मनाने की परंपरा भारत की नहीं है। भारत की जन्म तिथि मनाने की भी परंपरा है। भारत में जन्म जयंती ये मृत्यु के उपरांत उनके कर्तृत्व के कारण से, जो उन्होंने अपने जीवन काल में समाज के लिए किया है, यदि वो समाज स्वीकृत है तो समाज बाद में मनाता है। किसी के जीवन काल में ये मनाने की परंपरा नहीं है। हम जिस महामानव के पुण्यतिथि के निमित्त यहाँ एकत्रित हैं, तो यदि 2 बार भी जयंती और पुण्यतिथि के माध्यम से उनके जीवन में किए गए काम का अगर स्मरण करते हैं और वो हमारे लिए प्रेरक हो सकता है, तो इसी उद्देश्य से उसको स्वीकृति ये भारत में है। अपना राजस्थान का और पंडित दीनदयाल जी से दीर्घकालिक संबंध है। मूल रूप से जन्म तो उनका मथुरा के पास में एक गांव है नगला चंद्रमा, 1916 में वहां जन्म हुआ था। लेकिन जन्म के तुरंत पश्चात ही पिता का देहांत हो गया। उसके थोड़े समय पश्चात 8 और 7 वर्ष की आयु थी तो माता जी का भी देहांत हो गया। और उसके पश्चात उनका लालन पालन उनके नाना के यहाँ हुआ। नाना रेलवे में थे और अपना जयपुर से जब हम अजमेर आते हैं तो जयपुर से जो ही बाहर निकलने लगते हैं तो एक स्टेशन आता है धानक्या। वो उस स्टेशन के वो स्टेशन मास्टर थे उनके नाना। तो वहां लालन पालन हुआ। इसलिए यदि कभी हम जाएंगे तो वहां पर उनका एक स्मारक, जिस जहां पर उनका बचपन बीता। इसमें भी 2 मत हैं थोड़ा सा। कुछ लोग नगला चंद्रभान उनका जन्म मानते हैं, कुछ मानते हैं कि प्रथम शिशु था वो, तो उसका जन्म की जो अपनी परंपरा है कि उसके पीहर में होता है, तो उस कारण से भी हो सकता है कि जन्म धानक्या में हुआ हो।
धानका में हम जाएंगे तो वहाँ जो रेलवे का वो क्वार्टर जिसके अंदर उनका बचपन बीता है, यदि जन्म नहीं भी हुआ होगा तो उसको एक स्मारक के रूप में, उसके पास में एक उनके पूरे जीवन को प्रदर्शित करता हुआ एक सुंदर स्मारक है। अब में से कभी वहाँ जाने का अवसर मिले तो उसको जाकर देखना चाहिए। अत्यंत प्रतिभावान, ऐसा उनका जन्मजात लक्षण है। गीता के अंदर कहा है कि यदि कोई पूर्व जन्म में योग की साधना पूरी नहीं कर पाता है, योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसका जन्म कहाँ होता है, ऐसा वर्णन है। श्रीमंतान गेह योग भ्रष्टो अभिजायते, योग से भ्रष्ट हो गया वो श्रीमंत लोगों के ग्रह में, यानी जहां पर उसकी प्रतिभा को पुनः विकसित होने का जहां अवसर मिल सके, ऐसे घर में वो जन्म ले लेता है। संभवतः ऐसा सुयोग रहा होगा। और इनका पूरा परिवार, इनके पिताजी भी रेलवे में थे, इनके नाना रेलवे में है, इनके मामा रेलवे में, और सब के सब स्टेशन मास्टर या सहायक स्टेशन मास्टर। इसलिए जहां जहां स्थानांतरण हुआ क्रम से वहां वहां जाना हुआ। नाना का सेवानिवृत्त होने के कारण से गांव में रहने लगे, तो उसके बाद उनके मामा थे, उनके पास चले गए, वो है गंगापुर सिटी, और उनका अध्ययन वहां से प्रारंभ हुआ। प्राथमिक शिक्षा गंगापुर सिटी की है, फिर वहां से स्थानांतरण कोटा हो गया तो कोटा में पढ़े। उसके पश्चात 10वीं जो उन्होंने की है वो सीकर के श्री कल्याण जो वहां पर और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां से की। 10वीं की परीक्षा में जो अजमेर बोर्ड है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया, और इसके कारण से उनको बोर्ड से भी स्कॉलरशिप और स्वर्ण पदक मिला, और जो सीकर के महाराजा थे उन्होंने भी उनको स्वर्ण पदक ही नहीं दिया, आगे अध्ययन के लिए 250 रुपए, उस समय की गणना करना, 250 रुपए पुस्तकें क्रय करने के लिए, और 10 रुपए मासिक छात्रवृत्ति दी। उसके आधार पर वो आगे बढ़े और आगे का अध्ययन हुआ पिलानी। पिलानी में भी वो प्रथम क्रमांक पर आए इंटरमीडिएट में, और ध्यान करना प्रत्येक विषय में डिस्टिंक्शन था। इतना ही नहीं, उनकी जो रेखा गणित की उत्तर पुस्तिका थी वो वर्षों तक आगे आने वाले विद्यार्थियों को दिखाने के लिए रखी गई। गणित उनका प्रिय विषय। ये इंटरमीडिएट में इतना उत्तम प्रदर्शन होने के कारण उस समय जीडी बिड़ला जो पिलानी के जिनके वो संस्थान था, उन्होंने उनको कहा कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करो आके। उन्होंने कहा मुझे आगे पढ़ना है, तो उन्होंने स्कॉलरशिप और उस स्कॉलरशिप पर आगे बढ़े, और कहा कि तुम पढ़ने के बाद जब भी तुम आओगे तुम्हारे लिए मेरी संस्थान में एक उच्च पद सदैव रिक्त रहेगा। इतनी उनकी प्रतिभा को पहचाना। वहां से वो कानपुर पढ़ने गए, बीए किया, उसके बाद एमए में और आगरा में उन्होंने प्रवेश लिया। ऐसा पूरा एक लंबा उनका है, और प्रत्येक में उन्होंने कीर्तिमान के साथ अपना अध्ययन पूरा किया। ये हम सब विद्यार्थियों के लिए प्रेरक है। देखिए, माता पिता नहीं है, किसी अन्य के पास रहना है। हम सब जानते हैं कि जब हम ननिहाल में कहीं भी रहते हैं तो पुरुष वर्ग जिसका हमारे साथ स्नेह है उसका तो दिन घर में तो उतना नहीं रहता, वहां पर कैसा व्यवहार होगा ये अलग प्रकार रहता है। वैसे जो अनाथ की तरह से रहने वाले बालक में अपनी प्रतिभा को विकसित करने का इस प्रकार का अवसर होता है, ये हम सब विद्यार्थियों के लिए प्रेरक हो सकता है। कानपुर में अध्ययन करते समय अपने यहाँ और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से रहे, राज्यपाल भी रहे, ऐसे सुंदर सिंह जी भंडारी उदयपुर के थे। वो वहां पढ़ते थे कानपुर में, उनके साथ संपर्क आया। वहीं पर उनका संपर्क नानाजी देशमुख से आया। नानाजी देशमुख भी अपने और बहुत बड़ा नाम है, उनका एक विश्वविद्यालय है, आप जाएंगे तो चित्रकूट में। उन्होंने स्थापित किया कि ये जो दीनदयाल जी ने, जिसके बारे में मैं भी बताऊंगा,
जो दर्शन दिया, ये दर्शन वास्तव में सिद्धांत है या इसका व्यवहार किया जा सकता है? उस व्यवहार में लाने के लिए वो विश्वविद्यालय स्थापित है चित्रकूट में। दीनदयाल शोध संस्थान इस नाम से उनके शोध का केंद्र। और ग्रामीण क्षेत्र में ये जो अंत्योदय की हम बात करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम को स्वावलंबी कैसे बनाया जा सकता है, रोजगार कैसे सृजित किए जा सकते हैं, गांवों से पलायन कैसे रुकेगा, और जिस प्रकार का संस्कारित ग्राम जीवन हम चाहते हैं वैसा संस्कारित ग्राम जीवन बन सकता है क्या, वो वहां पर विश्वविद्यालय स्थापित है। कभी आपको चित्रकूट जाने का अवसर मिले तो वहां पर दीनदयाल धाम इस नाम से वहां पर जरूर जाकर देख कर आइए कैसा काम वहां पर है। ऐसे नानाजी देशमुख, ये भी उनके उस समय के संपर्क में हैं। वहां पर उन पास इन जो लोग नाम लिया मैंने, ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाते थे। इनके कारण उनका भी संबंध आया और वो भी शाखा में जाने लगे। वहां पर जाते समय उनको ध्यान में आया कि ये जो जीवन है, मैंने इतनी जो प्रतिभा प्राप्त की है, हो सकता है कि मैं अपने पेट भरने के लिए अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकता हूँ, जिसकी गारंटी और बिरला जी ने दी है, तो बहुत उच्च पद मिल जाएगा, अच्छा वेतन भी मिलेगा। लेकिन इस देश के लिए काम करने वाले लोग कहां से आएंगे? और हम सब जानते हैं कि ऐसा अगर उच्च विद्या विभूषित है, जिसका टैलेंट है, तो घर वालों की भी आशा रहती है और बाकी लोगों की भी रहती है जो ढूंढते हैं अपनी और पुत्रियों के लिए अच्छा वर प्राप्त हो। तो ऐसे लोग भी बड़ा दबाव बनाते हैं कि इसका संबंध होना चाहिए, हमारे यहाँ इसका संबंध हो जाए। ऐसा एक अच्छा अगर वर मिलता है अपनी पुत्री के लिए, ऐसा अगर दामाद मिलता है, तो किसकी इच्छा नहीं होगी? बहुत से दबाव आए माँ बाप पर। उनका एक पत्र है जो मामा को उस समय लिखा 1942 में, जब वो प्रचारक निकल गए। प्रचारक अर्थात अब मैं अपना ये जो जीवन है मेरे व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, ये समाज हित के लिए मैं अर्पित करता हूँ, देश हित के लिए अर्पित करता हूँ। एक विवाहित रहकर जीवन पर्यंत काम करने वाले को आरएसएस में प्रचारक कहते हैं। वो प्रचारक बने 1942 में। उस समय जब दबाव था और यह उत्तरदायित्व भी था कि माता पिता का देहांत होने के उपरांत जिन मामा ने उनको पाला अपने पुत्र की तरह से, उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन होना चाहिए ना। उन्होंने इतना उपकार किया है, इसलिए उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहिए, उसका दायित्व है। लेकिन क्या पत्र उन्होंने लिखा, वो पत्र आप पढ़िए। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि इस समाज का काम करने के लिए यदि आप अपना एक पुत्र नहीं देंगे तो फिर समाज का काम कौन करेगा? यदि प्रत्येक व्यक्ति यही सोच लेगा कि चंद्रशेखर भगत सिंह ये होने तो चाहिए क्योंकि बहुत आवश्यक है, लेकिन मेरे घर में नहीं होने चाहिए, पड़ोसी के होने चाहिए क्योंकि फांसी पर चढ़ना पड़ता है, तो फिर इस देश का काम करने वाले कहां से मिलेंगे? ये उनका पत्र पढ़ने लायक है, पढ़िए कभी पत्र। और इसके पश्चात वो संघ में और पूर्ण जीवन अर्पण करने के लिए संकल्पबद्ध होकर निकले। उत्तर प्रदेश में ही उनके पास काम था, लेकिन जो प्रतिभा थी उस प्रतिभा के कारण से बहुत से काम उन्होंने उस समय में किए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है राष्ट्र धर्म प्रकाशन, इसकी स्थापना प्रचारक रहते हुए उन्होंने की। और उससे एक पत्रिका निकलती थी, राष्ट्र धर्म। निकलती थी नहीं, आज भी निकलती है राष्ट्र धर्म, एक अनवरत उस काल से लेकर, और केवल संस्कार देने के लिए है वो पत्रिका। किसी प्रकार का विज्ञापन, जिस प्रकार के अन्य पत्रिकाओं में आप देखेंगे उस प्रकार के विज्ञापन जो समाज के अंदर विकृति पैदा करते हो, ऐसे विज्ञापन जिसमें नहीं आते, ऐसी वो राष्ट्र धर्म पत्रिका आज भी निकलती। इसके अलावा पांचजन्य आज भी निकलता है, ऑर्गेनाइजर आज भी निकलता है। ये सब उस राष्ट्र धर्म प्रकाशन से प्रारंभ हुए पत्र पत्रिकाएं हैं। वो एक उच्च कोटि के पत्रकार, उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उनकी पुस्तकें,
आर्थिक विषयों के ऊपर भारतीय अर्थ चिंतन इस नाम से है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का चिंतन होना चाहिए, इस पर उनकी पुस्तक है। क्योंकि वो संघ के प्रचारक थे, उनके संपर्क में सब युवक आते थे, उनको संस्कार देना है, राष्ट्र भाव देना है। तो एक पुस्तक है, किस प्रकार से चंद्रगुप्त शून्य में से उठा, एक सामान्य गाय चराने वाला उसकी प्रतिभा को पहचान कर और चंद्रगुप्त को किस प्रकार से चाणक्य ने निर्मित किया। तो ये वर्तमान युवकों के लिए भी जो हतोत्साह या स्वत्व को भूले हुए हैं, हीनता बोध के कारण जीतेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, उनको प्रेरणा देने के लिए उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सम्राट चंद्रगुप्त। हम सब जानते हैं चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व चाणक्य ने किस प्रकार से गढ़ा, किस प्रकार से जो यूनानी आक्रमण सेल्यूकस का था, उस सेल्यूकस के आक्रमण को परास्त किया। यहाँ तक कि सेल्यूकस को समझौते में अपनी पुत्री देनी पड़ी। ऐसा जो पराक्रम भी जो व्यक्ति निर्मित किया चाणक्य ने, उसकी प्रेरणा युवकों के अंदर हो सकती है, इसके लिए उनकी पुस्तक। ये भारत जो पूरा अपना देश है, भारत केवल कोई एक राजनीतिक इकाई है ये नहीं है, इसका कण कण हमारे लिए कैसे पवित्र है, इस भाव का जागरण। क्योंकि वेदों के अंदर हमको कहा है, जो अथर्ववेद है उसमें एक पूरा सूक्त है, पृथ्वी सूक्त इस नाम से। वो हमारे पर्यावरण की दृष्टि क्या है, पर्यावरण चेतना क्या है, इस धरती के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इस सब का उसमें वर्णन है, कभी आप पढ़िए। उस पृथ्वी सूक्त के अंदर एक छोटा सा सूत्र है, वह है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। ये माता है भूमि मेरी और मैं इसका पुत्र हूं। ये जो पुत्र भाव है, ये सिद्धांत में तो वर्णन है वेद में, लेकिन इसका व्यवहार में अनुभूति कैसे होगी। तो हम सब जानते हैं, इस अनुभूति को कराने के लिए एक दूर केरल, जो हमारे यहां से बिल्कुल दक्षिण में है भारत के, वहां केरल में छोटी सी जगह आप जाएंगे तो कोच्चि से थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो एक छोटी सी गांव है कालड़ी। आज भी बहुत छोटा गांव है, उस नदी के किनारे पर बहुत छोटे से और थोड़े से घर वहां पर हैं। उस कालड़ी में जन्मा एक व्यक्ति आचार्य शंकर, वो निकलकर वहां से चलते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित कर देते हैं। चारों मठों की व्यवस्था अनवरत चलनी चाहिए, इसलिए 4 शंकराचार्य ये व्यवस्था बनाकर जाते हैं। ये साधु संत जितने हैं, ये व्यवस्थित रूप से इस समाज जागरण का काम करने चाहिए। ये 4 मठों को जो 4 प्रकार के और दर्शनों को और स्थापित करने का काम दिया है, ये अनवरत चलना चाहिए। इसके लिए 10 नाम परंपरा के एक पूरा संगठित स्थापना कर दी। आज ये आप नाम सुनते हैं ना, जो संत या साधु सन्यासी बने हुए होते हैं, अपने नाम के पीछे कुछ लगाते हैं। जैसे अभी करवाया, हमारे विश्वविद्यालय का नाम है दयानंद सरस्वती। ये सरस्वती क्या है, कभी ध्यान दिया आप? कभी सरस्वती सुनते हैं, कभी भारती सुनते हैं, कभी सागर सुनते हैं, कभी अरण्य सुनते हैं और कभी गोस्वामी सुनते हैं। ये क्या है? ये 10 नाम परंपरा है सन्यासियों की। सन्यासियों के भिन्न भिन्न प्रकार से काम जहां पर वो करेंगे, सागर है ना, रामायण बनाने वालों के पीछे सागर लगा हुआ सुना होगा। सागर यानी सागर के तट पर रहने वाले लोगों के अंदर संस्कार देने का, भारत के प्रति भक्ति जागृत करने का काम करेंगे, वो सागर है। अरण्य अर्थात जो जंगलों के अंदर काम करेंगे, पर्वत जो पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर काम करेंगे। ऐसा आप देखिए पूरी 10 नाम परंपरा एक एक के बारे में आप ध्यान करेंगे। ऐसी जो स्थापना करने वाले आचार्य शंकर, उनसे हम प्रबोधन प्राप्त कर सकते हैं कि भारत के जो हम विविधता कहते हैं, इस विविधता में भी एकत्व कैसे है। इस एकत्व की दृष्टि यदि उत्पन्न करनी है तो उसके लिए ये ठीक संस्कार देने वाला व्यक्तित्व तो कौन हो सकता है? वो आचार्य शंकर है। उनके ऊपर भी उनका एक बहुत सुंदर पुस्तक है। ऐसे विविध विषयों के ऊपर उनके लेख, व्यंग, बहुत अच्छे व्यंग लेखक थे। ये जो पांचजन्य है उसके अंदर नियमित रूप से जो राजनीतिक हलचल है उसके ऊपर मंतव्य, राष्ट्रीयता की दृष्टि से, राष्ट्र
कि विचार करने वाला व्यक्ति किस तरह से सोचता है, उसका एक स्तंभ आता था, वो है पॉलिटिकल डायरी इस नाम से। वो पुस्तक रूप में भी छपा है। उन्होंने जितना लिखा बोला वो सब कम से कम 300 से 400 पृष्ठ के एक खंड में, कितने खंड प्रकाशित हैं? 15 खंड हैं। 15 खंड में उनका पूरा जो लिखा या बोला है वो प्रकाशित है। इतना काम वो करके गए। कितनी आयु में? केवल 52 वर्ष। 52 वर्ष के। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात क्या है? वो सबसे बड़ी बात है कि आप सब जानते हैं 1947 में देश को स्वराज प्राप्त हुआ। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, स्वराज। हम कोई बार अवधान में बिना जाने स्वाधीनता या स्वतंत्रता शब्द प्रयोग करते हैं। पंडित दीनदयाल जी की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। उन्होंने कहा कि 1947 में जो हमको प्राप्त हुआ वो स्वराज है, अर्थात जो संप्रभुता, इस देश पर राज करने वाली संप्रभुता राज करने वाले लोग जो थे वो ब्रिटिश था। उस ब्रिटिशर्स के पास जो संप्रभुता थी वो संप्रभुता ब्रिटिशर्स से भारत के लोगों के पास में आई। इतना ही आया। आपको नहीं लगता कि जब मैकाले ने और अपना प्रतिवेदन दिया कि यहाँ की शिक्षा जो है वो अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए, 1835 का है ना? तो पढ़ा होगा आपने, उस समय किया था। उसके विरोध में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन खड़ा हो गया। राष्ट्रीय विद्यालय, ये डीएवी संस्थान जो कल आप सुनेंगे, कल दयानंद जी का है जन्मदिन, वो सब उसी की कड़ी में है। जब मैकाले ने अपने मिनट्स प्रस्तुत किए तब उसके विरोध में राष्ट्रीय शिक्षा देने का एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो गया। लेकिन मैकाले वास्तव में पुनर्जीवित कब हुआ? वह 1947 के बाद। आज आप सबके घर वाले भी टाई लगाकर मिशनरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, इसके लिए सब प्रयत्नशील। आप में से सब वहीं पढ़ते हैं। आज आप एक सामान्य मजदूरी करता होगा, वो भी चाहता है कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए क्योंकि कैरियर इसी से बनेगा। तो मैकाले जीवित कब हुआ? 1947 के बाद। मैकाले का प्रभाव आज है, उसके जीवन काल में नहीं था। अर्थात स्वराज प्राप्त हुआ, स्वाधीन स्वयं अर्थात सेल्फ। हमारा सेल्फ क्या है? कौन है हम? संविधान की प्रथम पंक्ति में कहते हैं हम भारत के लोग। हम कौन है? भारत के लोग कौन है? ये केवल हमारी समस्या नहीं है। जब 26/11 हुआ था अमेरिका के अंदर, ट्विन टावर के ऊपर जब बम विस्फोट हुआ, तो अमेरिका तो बना कैसे? अमेरिका में तो विभिन्न यूरोपीय देशों के लोग इधर उधर से निकल कर वहां गए थे और वहां के जो मूल निवासी थे उनको समाप्त करके उन्होंने राज्य स्थापित किया था। इसलिए उनके कोई नहीं था। वो जिस तरह से एक असेंबलिंग होती है, ऐसे असेंबल्ड थे। 26/11 के बाद हंटिंगटन ने एक किताब लिखी, उसका नाम है हु आर वी, हम कौन है। उसने कहा कि पहली बार 26/11 के बाद हम एक नेशन हैं, क्योंकि फेडरल स्टेट थी। था तो 50 तारे आज भी बने हुए उसके झंडे के ऊपर, जो 50 स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। फेडरेशन है, इसलिए वहां फेडरल स्टेट जो है उसके अंदर सब कुछ वो प्रतिबंधित नहीं कर सकता, उनका अपना है। इसीलिए तो जो है वो मेयर बना, जो वो कहता था कि तुम कर लो ना कुछ कर लो, मैं तो मेयर बनने का कुछ करूंगा। क्यों? क्योंकि सब इंटरफियर वो नहीं कर सकता सेंटर। फेडरल स्टेट्स हैं, वो एक संघ नहीं है। तो इसलिए जो अमेरिका के अंदर जब वो गए तो पहली बार उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो राष्ट्रीय झंडा है उसको ले लेकर निकलने वाले लोगों को पहली बार मैंने देखा था। उसने किताब लिखी, कभी पढ़ने का अवसर मिले तो उसको पढ़िए, हुआ। तो ये प्रश्न हमको नहीं करना चाहिए, हुआ नहीं, हम कौन है? हम भारत के लोग कहलाते हैं। तो भारत यानी क्या है?
और हम भारत के लोग क्या हैं और हम कैसे बनते हैं, आधार क्या है इसका हम बनने का। यहां से यात्रा प्रारंभ होती है पंडित दीनदयाल जी। उसी को कहते हैं कि हम की पहचान का आधार क्या है, वो उनका दर्शन है जो सिद्धांत उन्होंने दिया। ऐसा पुणे में एक व्याख्यान माला हुई 1965 के अंदर, 4 दिन में 4 उनके भाषण हैं, उन 4 भाषणों को मिलाकर एकात्म मानव दर्शन कहते हैं। ये जो हमारा सेल्फ है इसका आधार क्या है, हम स्वाधीन कब होंगे, तो वो जो विचार है हमारा भारत का मूल विचार जो विश्व के कल्याण का विचार है, उस विचार का जो दर्शन है वो एकात्म है, यानी वो टुकड़े टुकड़े में विचार नहीं करता। वो मजाक में कहते हैं ना आजकल, शोध का अर्थ क्या है, शोधार्थी जो काम करता है उसका अर्थ क्या है, तो मजाक में कहते हैं टू नो एवरीथिंग अबाउट नथिंग, यानी छोटा सा हिस्सा उस सब्जेक्ट का जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में सब कुछ जानना, उसको कहते हैं एक्सपर्ट। हमने कहा कि भारत में विशेषज्ञता अलग बात है, लेकिन प्रत्येक को सब विषयों का तज्ञ होना चाहिए, ये मजाक का विषय नहीं है। हमारी मजाक बनाते हैं, कहावत बोलते हैं जेकब ऑल मास्टर ऑफ नन, होना क्या चाहिए था जेकब ऑल मास्टर ऑफ वन। किसी एक विषय में आप तज्ञ हो सकते हैं, लेकिन बाकी सब विषयों के आप ज्ञाता होने चाहिए, अन्यथा गड़बड़ कर देंगे। वो कथा आती है ना अपने यहाँ पर, 2 जो है वो शिष्य थे गुरु की सेवा के अंदर, एक दाहिने पैर का सेवक था, एक बाएं पैर का, और मक्खी बैठ गई उसके पैर के ऊपर, तो गुरु जी को मार दिया। अरे भाई अंग तो दोनों का है, तू लठ मार रहा बाएं पर के, तो मेरा नहीं है पैर। हॉलिस्टिक अप्रोच किसी को कहते हैं। भारतीय दर्शन का हो गया संपूर्णता का समग्रता से विचार करना। इस समग्रता से विचार को अपने यहाँ पर और कहा एकात्म जीवन दर्शन। ये एकात्म जीवन दर्शन अपने जीवन के प्रत्येक विषय में हो सकता है। वही उन्होंने कहा हम राजनीतिक एकात्म चिंतन क्या होगा, आर्थिक क्या होगा, सामाजिक क्या होगा, धार्मिक क्या होगा एकात्म चिंतन, इस सब का उन्होंने वर्णन किया। समय सीमा है आज हमारे पास, इसलिए मैं सबके बारे में नहीं बताऊं, मैं केवल मात्र हमारा जो सामाजिक एकात्म चिंतन है उसके बारे में बताऊं। समाज कैसे बनता है, तो पंडित दीनदयाल जी का कहना है कि पश्चिम जो में जो कहा है कि जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है। प्राणी शब्द भी हम प्रयोग करते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है, अंग्रेजी में कहेंगे तो एनिमल है। ठीक है ना, तो ऐसा आप सबके पास मोबाइल है ना, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कह रहा हूं मैं अपना मोबाइल निकालो। एआई उपयोग करते हैं सब जन, ओके निकालो, इस पर टाइप करो, आपको डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हो गया, कोई एक जना खड़ा हो जाए, कोई भी हिम्मत वाला जो जोर से बोल सके। निकल गया सबका। अब इसका हिंदी में कर दो अनुवाद, तो कोई हिंदी में कर। किसी का नहीं हुआ? हाँ कोई एक खड़े हो जाए, कोई एक पढ़ लीजिए जोर से। राजनीतिक विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान शाखा है जो स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार, राजनीति और सत्ता की गतिशीलता के सिद्धांत, व्यवहार और आचरण का अध्ययन करती है। बस ठीक है, अब आप करो कि इसकी
origin of world political science. Political science. हाँ, अंग्रेजी में पढ़िए। The term political science is derived from the Greek word. ओके, अब इसको हिंदी में बात कीजिए। ध्यान रखना, ग्रीक वर्ड। राजनीतिक विज्ञान शब्द ग्रीक शब्द पोलिस से लिया गया है। बस बैठ जाइए। अब मेरे को बताइए, राजनीति विज्ञान वो ग्रीक शब्द कैसे है? ध्यान आ रहा है आपको? स्ट्राइक की कि नहीं? राजनीति विज्ञान शब्द संस्कृत का है। राज और नीति, इसका अर्थ संस्कृत में मिलेगा, ग्रीक में कैसे मिलेगा? और ये कट पेस्ट थ्योरी यहां की टेक्स्ट बुक में अब तक चल रही है। ग्रीक है या लैटिन है? कैसे हैं? आपको समझ में आ रहा है ना? हमको इस तरह से ट्रैक में डाला। आप अभी मैंने बाकी का तो बताया नहीं, अभी धर्म आप तुरंत कहेंगे धर्म का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? धर्म को ओके। अब रिलीजन का अर्थ क्या है और धर्म का अर्थ क्या है, इसको ढूंढिए। अभी नहीं कह रहा हूं, घर जाकर आपको समझ में आएगा कि ये शब्द के अर्थ हो ही नहीं सकते। संस्कृत नॉट ट्रांसलेटेबल। संस्कृत के जो शब्द हैं, उनकी व्युत्पत्ति, उनका आधार, उनकी पृष्ठभूमि, जहां से वो शब्द निकले हैं, वो भारत है, भारत की भूमि है। उसका अनुवाद आप संसार की किसी भी भाषा में नहीं कर सकते, वो अर्थ नहीं दे सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत का विचार भारत की दृष्टि से करो। दुर्भाग्य क्या हो गया? वर्तमान विचार की प्रणाली दो प्रकार की हो गई। एक यूरोसेंट्रिक है, इसलिए यूरोप में जो परिभाषाएं दे रहे हैं उसको हम यहां लाकर अपने पर आरोपित करते हैं। छोटा उदाहरण तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जाति शब्द तो सब जानते हैं ना? जाति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, किसने कहा आपको जाति को कास्ट कहते हैं? डिक्शनरी ने? डिक्शनरी ने कहा या हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा? और वो सब मेरे जैसे ही थे, क्योंकि उनको भी वही कहा था, उनके दिमाग में वही डाला था, वो उगल दिया उन्होंने। जाति शब्द संस्कृत का है। संस्कृत में जाति का अर्थ होता है समान प्रसविका जाति। जिसके प्रसव की पद्धति समान होती है वो एक जाति होती है। अर्थात मनुष्य एक जाति है, पशु एक जाति है, पक्षी एक जाति है, सरीसृप एक जाति है। बहुत से शब्दों का अर्थ का डाइल्यूशन भी होता है, विस्तार भी होता है। जाति शब्द का भी अर्थ विस्तार हुआ। लोगों ने सोचा कि जब प्रसव की पद्धति समान होने पर एक समूह बनता है, उसको अगर जाति कहते हैं, तो क्या समान काम करने वालों की जाति नहीं हो सकती क्या? तो ये हो गया। बाद में जाति का एक अर्थ और हो गया, समान काम करने वाले समूह एक जाति है, और काम का प्रकार से उस जाति का नामकरण हो गया। लोहार है, कुमार है, सुनार है। आप सब देखिए, प्रत्येक काम के आधार पर जाति का नाम है। इसका मतलब अगर जाति का अंग्रेजी में करना हो, क्योंकि काम के आधार पर निर्धारित समूह का नाम अगर जाति है, तो अंग्रेजी में क्या होना चाहिए? अंग्रेजी कहें कोई? अंग्रेजी यहाँ तो होगी नहीं ना। नहीं, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है ना। हाँ नहीं, सब्जेक्ट नहीं, लिटरेचर नहीं।
बता सकता है कोई? किसी को ध्यान में आ रहा है? पर अभी तो कोई रिसर्चर भी है ना, उनमें से कोई होगा नहीं, पर रिसर्चर पहले भी तो रह सकती है ना मेरे एमए बीए में इंग्लिश पढ़िए। हाँ, मैंने क्या है, इस बार थोड़ा सा मेरे मन में था कि आप सबसे थोड़ा चर्चा करते हुए भाषण नहीं देना, आपको स्ट्राइक करना चाहिए जो मैं बात कह रहा हूँ। अगर उसके लिए अंग्रेजी का ठीक शब्द हमको ढूंढना हो तो वह है गिल्ड। गिल्ड्स बनते हैं। आज ये शब्द गिल्ड को टाइप करना और ढूंढना, काम करने वालों के व्यापारिक शब्द, काम करने वाले शब्द, काम का शब्द गिल्ड। इसलिए ये अगर काम करने वाले समूह है तो इनके लिए सबसे शब्द अच्छा गिल्ड है। अब इसका आधार क्या है? अभी मेरा परिचय करवाया तो अंत में सरनेम जिसको आप कहते हो क्या लगाया था? मैं जिसको अभी वर्तमान में जाति कहते हैं, उसमें मेरी जाति कहते हैं राजपूत है। आपको मालूम है राठौड़ गोत्र और किस किस में है? बहुत सारी कास्ट, सब में बहुत सारी कास्ट है। हाँ, आप ढूंढना और आप उनके बुजुर्गों से पूछना, उनकी कुलदेवी भी समान है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमने अपनी पहचान जो थी वो हमारा वंश या हमारा गोत्र है, ऋषि कुल है या हमारा गोत्र है, ये हमारी पहचान है। काम पहचान नहीं थी कभी भी, काम बदले जा सकते थे, तभी एक गोत्र बहुत से काम करने वाली तथाकथित जातियों में मिल रहे हैं। जाना गया ना? इसका मतलब हमारे यहाँ काम के आधार पर ऊंचा या नीचा, छोटा या बड़ा कभी नहीं रहा, क्योंकि हमारा संबंध गोत्र से था। तो जो गोत्र जहां पर भी है वो हमारी कुल देवी के यहाँ हम सब मिलते थे। ये ट्रैप में डाला किसने? ये ट्रैप में अंग्रेज ने नहीं डाला, ये ट्रैप में डाला पुर्तगालियों ने। सबसे पहले पुर्तगीज आए यहाँ पर और ये कास्ट का शब्द पुर्तगालियों के पास था। उनके पास भी पुरानी गोथिक जो लिटरेचर था वहां से आया। गोथिक लिटरेचर में KASTA कास्टा, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये ग्रुप ऑफ एनिमल का विस्तार हो गया थोड़ा सा, ये हो गया क्लास ऑफ सोसाइटी। क्लास ऑफ सोसाइटी में वहां पर एरिस्टोक्रेट और पीजेंट्स और सर्व्स और नाइट्स, ये ग्रुप है। आप में से चेस कौन कौन खेलते हैं? चेस आज खड़ा करो, थोड़ा ऊंचा दिखे मेरे को। चेस, इंटरनेशनल चेस, इंटरनेशनल चेस के मोहरे कौन कौन बता सकता है कौन से होते हैं? हाँ, एक बार खड़े होकर बोलो, कौन है सबसे आगे, जिनको हम क्या कहते हैं? बिशप है। कौन सबसे आगे है? सबसे अंत में कौन में से कौन है? रुक। रुक को हिंदी में क्या कहते हैं? नौ। देखिए हमारे माइंड को कैसे बिठाया। बच्चे ने तुरंत बोला रूक यानी हाथी, क्योंकि हाथी हमारा था, रूक नहीं है। रूक का मतलब है कौवा, काइया, चीटिंग करने वाला, के ढूंढना जाके। तो सर और उसके बाजू में कौन है? अरे खटपट तो नहीं, बाजू में कौन है? रुक के नाइट। नाइट कौन है? नौ। नाइट का मतलब है जो उस किंग को लिए लोगों को दबाकर और जागीरदार बना हुआ रहता है, वो नाइट है। घोड़े पर बैठकर डंडे से सबको अपने कब्जे में रखता है, उसको कहते हैं नाइट। नाइटहुड ये उपाधि देते थे इसीलिए वहां पर। ओके, इसके पास में कौन है? बिशप। बिशप कौन होता है? बड़ा पादरी है ना। तो चर्च साथ चलता है, लोगों को क्रिश्चियन बनाना है और उसके माध्यम से चर्च के कब्जे में लाना है सबको।
वहां पर जो सेकुलरिज्म आया वो इसी कारण से आया, चर्च के कब्जे से निकालने के लिए। धीरे धीरे चर्च वो तो पूरा और जो पैराडाइज के टिकट भी बांटने लग गया। तब उसके विरुद्ध जो विद्रोह हुआ उसमें से सेकुलरिज्म आया। हमारे लिए नहीं है सेकुलरिज्म, हमारे यहाँ झगड़ा कभी रहा ही नहीं। चलिए उसके पास कौन है? बिशप के पास क्वीन है और फिर किंग है। यह है एक शासक वर्ग, एरिस्टोक्रेट। और सबसे नीचे कौन है? बंधुआ मजदूर जो काम करते हो, सब दम, ये शब्द उपयोग होता है। ये जो क्लास था वहां का, काष्टा, इस काष्टा को यहां लाकर और हमारे कामगार श्रेणियों के ऊपर आरोपित किया पुर्तगीज ने, और हमने उसको स्वीकार कर लिया। हम कहते हैं ये जो पूरा का पूरा जो हमारे मति भ्रम पैदा किया गया, इस मति भ्रम में से निकालने का जो आइडिया है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन। इस समाज रचना में ये जो हमारी समाज रचना है, इस समाज रचना को किस प्रकार से समझना चाहिए, उनको जड़ों की तरफ लौटो और जाकर देखो कि हमारा क्या था, हमारी व्यवस्थाएं क्या थी। उस व्यवस्थाओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न करना। लेकिन पुनर्स्थापित करते ही कहते हैं कि ये तो पुराणपंथी है, पोंगापंथी है, ये तो पुरानी है, उसको वापस लाकर स्थापित करना चाहते हैं। तो पंडित दीनदयाल ने कहा ऐसा नहीं करना। उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, हमको पुरातत्वविद नहीं बनना है और किसी पुरातत्व संग्रहालय का क्यूरेटर बन के नहीं बैठना है। समझे आप? इसका अर्थ है कि जो प्राचीन था केवल उसका गुणगान करते हुए बैठे रहेंगे, ये नहीं चलेगा। प्राचीन से प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारे पुराने लोगों ने ऐसा किया, वो कर सकते थे तो हम भी कर सकते हैं, इतना पर्याप्त। इतिहास से केवल मात्र प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए। ये जो वर्तमान समय है इसको हमारे वर्तमान के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और इस प्रयत्न में विश्व में जहां से भी कोई अच्छा विचार मिलता है उसको लेना चाहिए। वेद में भी कहा हमारे आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता, संसार में जहां पर भी हो ये श्रेष्ठ विचार हमारे पास आने चाहिए, उन्होंने कहा। तो उन्होंने एक प्रसिद्ध वाक्य इसके बाद में कहा, उन्होंने कहा विदेशी को लेना है तो विदेशी को स्वदेश के अनुकूल करके लो। यथावत अगर आपने लिया तो आप क्या कर रहे हैं? आप पश्चिम की नकल कर रहे हैं। नकल आप करेंगे तो वो वहां की परिस्थिति में जो चीज है उसको आप यहां लागू नहीं कर सकते। आप मेरे को बता सकते हैं? सब जो युवक युवतियां वो बताएं। आजकल बड़ा शब्द चलता है, एप भी आ गई, डेटिंग है। डेटिंग का हिंदी में क्या है? आप कहेंगे ये भोले बाल वाला इतना बुढ़ा आदमी यहाँ आकर बता सकते हैं हिंदी? नहीं बता सकते, क्योंकि डेटिंग की परंपरा हमारी नहीं है, वो वहां की है। अब वो वहां की परिस्थितियों की नकल करके आप यहाँ पर डेटिंग ऐप पर डेटिंग कर रहे हैं और उसके कारण से हनी ट्रैप। आप समझ रहे हैं चीज को? हम जब अंधानुकरण करते हैं बिना जाने तो क्या परिणाम होता है, ऐसी बहुत सी चीजों के परिणाम आज हम भोग रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा विदेशी को स्वदेश के विचार के अनुकूल करो। हमारा विचार क्या है उसके अनुकूल करो। कसौटी क्या होगी? वो हमारी होगी, उस कसौटी पर कसो। और जो स्वदेशी है उसको युग के अनुरूप करो। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे जो दादाजी थे वो तो धोती पहनकर और ये पहनकर जाते थे। आपको मालूम है इनका नाम पंडित जी क्यों है? पंडित क्यों लगा रहे पहले दीनदयाल उपाध्याय? ये पंडित इनके मित्रों ने, विद्यालय में पढ़ने वाले मित्रों ने नाम दिया जाए, क्योंकि ये धोती कुर्ता और टोपी लगाकर जाते थे स्कूल कॉलेज तक। तो सबको वो कहते तो प्रारंभ में तो मजाक से ही कहते थे सब जने पंडित जी आ गए, लेकिन ये पंडित जी नाम इतना प्रसिद्ध हो गया बाद में कि सब इनको पंडित ही नाम से कहने लगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया। तो
अब वो धोती, कुर्ता और टोपी पहले लगाकर जाते थे। आज आपको क्या है कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आना है तो धोती कुर्ता पहन कर आना नहीं, आज युगानुकूल नहीं है, क्योंकि आज वो सब में स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आप कपड़े पहन कर ही नहीं आओ जो आजकल चलता है स्लट वॉक। स्लट वॉक है ना, रेनबो परेड हो रही है ना, वो लड़के लिपस्टिक लगा के घूम रहे हैं, ब्रा पहन रहे हैं। आप ध्यान दीजिए चीजों को, अपने आसपास जो हो रहा है उसको ध्यान दीजिए कि वो जिस प्रकार का हम पर जो कल्चर थोपना चाह रहे हैं, उस कल्चर के दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं। भोपाल में हुआ, और भोपाल में स्लट वॉक क्यों हो गया भाई? कुछ नहीं, अमेरिका में वहां के जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी है, उस पुलिस अधिकारी ने ये कहा था, आप ध्यान करना, लड़कियों के साथ सर्वाधिक एट्रोसिटीज जहां पर होती है वो अमेरिका है। और इसलिए उस पर जब चिंता प्रकट हुई, कोर्ट ने उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, सिक्योरिटी तो हर एक आदमी को तो नहीं दी जा सकती, हर एक लड़की के पीछे एक और सिक्योरिटी गार्ड नहीं चल सकता, तो हमको भी कुछ परिवर्तन करना चाहिए। उसमें से एक बात उसने कही, शालीन वेश पहनना चाहिए। इसकी प्रतिक्रिया हुई, हम क्या पहने, माई बॉडी माई चॉइस, चला ना हैशटैग, माई बॉडी माई चॉइस। और इस हैशटैग का पालन करने के लिए भोपाल की सड़कों पर स्लट वॉक हुआ। स्लट वॉक यानी बेहूदे कपड़े पहनकर लड़कियां निकलेंगी। हमारी स्वतंत्रता है, हम क्या पहने, यह स्वतंत्रता नहीं है, यह स्वच्छंदता है। नंगे तो जंगल में घूम ही रहे थे ना, अगर नंगा ही रहना है तो फिर जंगल ही क्या बुरा था, वहीं रहते आराम से। जंगल से बाहर आए, इसका अर्थ यह है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन हमने स्वीकार किए। बिना रेस्ट्रिक्शन, बिना नियमों के समाज नहीं बनता। कपड़ा किस लिए पहनते हैं? कपड़ा कुछ गुइयांगों को ढकने के लिए पहनते हैं और वातावरण से इस शरीर की रक्षा करने के लिए पहनते हैं। इसलिए जिस जिस वातावरण में जहां जिस मौसम में जैसा अनुकूल होगा वैसे वस्त्र धारण करेंगे। या अंग दिखाने के लिए वस्त्र पहनना चाहिए, अंतर है ना। कुछ अंगों को दिखाने के लिए वस्त्र पहनना है या कुछ अंगों को ढकने के लिए वस्त्र पहनना है, यह अंतर है भारतीय दृष्टि और पाश्चात्य दृष्टि। इसलिए कहा कि विदेशी तो है, आपकी चॉइस है, आपकी बॉडी है, हमने स्वीकार किया है। कौन सा ऐसा वर्तमान में कोई चीज है जो कि पहले नहीं थी या भारत में नहीं हुई? ऐसा नहीं है। आप कहते हैं लिव इन, तो हमारे यहाँ के जितने भी मेनकादी अप्सराएं वो लिव इन में नहीं थी तो क्या थी? एक ने भी अपनी संतान को पाला हो, बता दो मेरे को। लिव इन नहीं है थी ना, लेकिन लिव इन में है। हमारे यहाँ पर ट्रांसजेंडर नहीं थे क्या? थे ना, ट्रांसजेंडर थे। हमारे यहाँ पर गे नहीं थे क्या? गे थे, सुन की कथा आती है। लेकिन ये सब जो थे, इसका महिमा मंडन कभी हुआ क्या? ये साइकोलॉजिकल उसकी है, ये डिजीज है साइकोलॉजिकल, ये मानसिक बीमारी है। लेकिन वो उस बीमारी के साथ भी जीवित रह सकता है, ये उसका अधिकार है, इसलिए उसको जीना, उसकी छूट मिलनी चाहिए जी। लेकिन उसका महिमा मंडन करेंगे, आज यही हो रहा है ना, LGBTQ+, यही हो रहा है, उसको महिमा मंडित कर रहे हैं। ये विवेक करना पड़ेगा। ये पंडित दीनदयाल जी ने कहा, विदेशी को क्या करना, स्वदेश का जो विचार है हमारा, उस विचार की कसौटी पर कसो, उसके बाद देखो इसको स्वीकार करना है या नहीं करना है। तो विदेशी को स्वदेश के अनुकूल करो, स्वदेशी जो है उसको युग
युग के अनुकूल करो। वर्तमान टाइम जिसको आजकल और शब्द प्रयोग करते थे फैशन है, आज का फैशन है, ओके, आज का फैशन है, उसी को कहते हैं युग। वर्तमान युग के अनुरूप करो। इससे अच्छा लिबरल विचार संसार में कोई हो सकता है? यह है हिंदुत्व का विचार, यह है भारत का विचार, यह है एकात्म मानव दर्शन का विचार। आपको सब प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर जीने की स्वतंत्रता सब आपको उपलब्ध है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता तब समाप्त हो जाती है जब आप दूसरे की स्वतंत्रता की सीमा को पार करते हैं। अंग्रेजी की कहानी है ना, आपने जो पढ़ी होगी, हमारे यहाँ पर थी। तो एक आदमी सुबह सुबह सड़क के ऊपर और वो अपना घूमने के लिए जाता था। काफी लोग जाते थे उसके ऊपर। कभी आप जयपुर में जाएंगे, क्वींस रोड और किंग्स रोड, ये घूमने के लिए, ये ध्यान रखना। क्वींस रोड इसका मतलब है कि जितनी महिलाएं हैं वही उसके ऊपर घूमती थी सुबह, उन्हीं के लिए वो आरक्षित था, वो सब पुरुष नहीं जा सकते। किंग्स रोड है वो सिर्फ पुरुषों के लिए थी, उधर महिलाएं नहीं जाएंगी, वहां वो पुरुष घूमे। तो सड़क पर घूमते हैं, तो वो भी घूम रहा था, लेकिन उसको आनंद आ रहा था घूमने में, इसलिए वो साथ में कुत्ता उत्ता नहीं काटे, तो छोटा डंडा रखते हैं सब जने आजकल, तो ऐसा घूमते घूमते डंडा रखता है, उसने डंडे को ऐसा ऐसा घुमाना शुरू किया, चलते चलते उसको आनंद आ रहा था। तो वो पड़ोस में से जो निकल रहा था, अंदर का तो रहता है सुबह जल्दी जल्दी अगर घूमने जाएंगे, तो उसके लग गया नाक पे। उसने कहा भाई थोड़ा देख के। उसने कहा क्यों? मैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक को स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र सड़क पर चलने का स्वतंत्र अधिकार जन्म सिद्ध प्राप्त है, तुम्हें क्या तकलीफ है? उसने कहा कि देखो तुमको छड़ी घुमाने की भी स्वतंत्रता है, सड़क पर चलने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन जहां से मेरी नाक की सीमा शुरू होती है, तुम्हारी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए जो हम कहेंगे वह युगानुकूल जिसको हम कह रहे हैं, उस युगानुकूल को भी समाज स्वीकृत जो नियम है, जिसको आज हम संविधान कहते हैं, उस संविधान के नियमों का पालन करते हुए हमको उसको करना है, उसको कहते हैं युगानुकूल। यह है एकात्म मानव दर्शन का सामाजिक संबंध। समाज में अगर रहना है हमको, तो समाज के नियमों का पालन करना। आप कहेंगे नियम क्यों? अच्छे बुरे सब प्रकार की बातें हैं। हमारे प्राचीन काल से कहा देवासुर संग्राम चल रहा है, देवी संपदा भी है, आसुरी संपदा भी है। गीता के अंदर आसुरी संपदा पढ़ना, कभी बड़े आनंद आएगा, उसमें वर्णन पूरा किया। वो अयम इदम लब्ध प्राप्त से पुनर्धनम, कि मेरे पास इतना धन हो गया, फिर मैं और धन ले आऊंगा, फिर उस धन को और बढ़ाऊंगा, और कोई मेरे धन को प्राप्त करने के मार्ग में बाधा बनेगा तो उसको मार दूंगा। असो शत्रु मया हते अनिश्चेता परानपि ईश्वर अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, इसलिए सुखी मेरे को रहने का अधिकार है, ऐसा सब कहा है। लेकिन हमने उसको नहीं लिया, हमने उसको नहीं माना। हमारे यहाँ चारवाक हुआ, उसने चारवाक दर्शन दिया, उसने कहा यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृतो घटम, उधार लेना पड़ा तो लो, लेकिन घी पियो। भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, एक बार ले जाके जला देंगे तो फिर किसको आना है, किससे मांगेगा पैसा? लेके उधार मर जाओ। ये भौतिकवादी चारवाक दर्शन अपने यहाँ रहा है, उसको मारा नहीं, उसको ऋषि कहा है, लेकिन उसको मानने वाला नहीं रहा यहाँ पर, मानने वाला नहीं। हमने कहा नहीं, ये उधार लेकर घी पीना ठीक है, वो भी भारत में जन्मा, इसलिए उधार लेकर घी पीना ही कहा, शराब पीना नहीं कहा। तो इंग्लैंड में और यूरोप में तो वो कहते हैं ड्रिंक ईट एंड बी मैरी, है ना, कहते हैं 21 दिसंबर की रात को ड्रिंक ईट एंड बी मैरी, और कल है नया साल। तो ये नकल नहीं करना, उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में जाकर किस प्रकार से स्वीकार करना, इस एकात्म मानव दर्शन का उन्होंने साक्षात यहाँ पर और दर्शन दिया। उसके अनुरूप जीवन यापन करने के लिए लोगों को तैयार करने का एक प्रक्रम प्रारंभ किया, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बाद में तो जो है
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये विचार किया कि ये स्वराज तो प्राप्त हो गया, लेकिन स्वाधीन और स्वतंत्र हमारे तंत्र अभी भी शिक्षा के, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में जो हमारी और विचारधारा जो एकात्म मानव दर्शन कहते हैं, इसके अनुसार जो तंत्र खड़ा होना चाहिए वो भी नहीं हुआ। इसलिए मुझे एक इस प्रकार के विचार का, राष्ट्रीय विचार वाला राजनीतिक दल बनाना चाहिए, ऐसा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ध्यान करना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी अपने देश का उदाहरण, जो सबसे कम आयु के अंदर एक विश्वविद्यालय के कुलपति बने, सबसे कम। ध्यान, उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और तब वो संघ के उस समय जो प्रमुख थे उनके पास गए। उनका मैं एक राष्ट्रीय विचार का, एक राजनीति में भी इस राष्ट्रीय विचार के अनुरूप जीवन जीने वाले लोग खड़े होने चाहिए, उसके लिए मैं एक संगठन बनाना चाहता हूं। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। उस भारतीय जनसंघ की स्थापना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को काम करने के लिए दिया, उसके महासचिव बने, बाद में उसके अध्यक्ष भी बने। ध्यान करने से, लेकिन वह राजनीति में भी किस प्रकार का आदर्श खड़ा करना चाहिए उसका एक उदाहरण देता हूं आपको। जौनपुर से लोकसभा के चुनाव के लिए पंडित दीनदयाल जी खड़े हुए। वो जो जौनपुर का क्षेत्र है उसमें दो तथाकथित जातियों का बाहुल्य था। वो कौन सी जातियां थी? एक राजपूत और एक ब्राह्मण। जो इनके सामने कैंडिडेट था वो राजपूत था। इसलिए इनके जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने इनसे कहा कि आप भी एक सभा में कम से कम ब्राह्मणों से कोई ना कोई तो आह्वान करो ताकि हम जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए मैं इस जातिवाद का सहारा यदि देता हूं तो इस राजनीतिक दल में मुझे रहने का अधिकार नहीं है जिसके ये सिद्धांत हैं। मुझे हारना स्वीकार है, लेकिन जाति के आधार पर वोट नहीं मांगूंगा। और हार गए महासचिव भारतीय जनसंघ के, वो हार गए। लेकिन हारने के बाद वो जो जीते हुए कैंडिडेट है उसको माला पहनाकर उसका स्वागत करने वाले पहले व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। आप सोच सकते हैं, उनको माला पहनाकर स्वागत किया। जब पत्रकारों ने पूछा उनसे कि आप हार कैसे गए, संभव ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं सकता, उन्होंने कहा कि जो जीता है उसने इस क्षेत्र में मतदाताओं के हित के मेरे से अधिक काम किए होंगे, इसलिए लोगों ने उसको वोट दिया है। ये नहीं कहा ये तो ऐसे ही बेकार लोग हैं, देखो काम तो मैंने किया, वोट उसको दे दिया, जैसा राजनीतिक लोग आजकल कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो जीते हैं तो उन्होंने मुझसे अच्छा काम किया होगा तब लोगों ने उसको चुना है। इतनी उदात्त राजनीति के आदर्श खड़े करने वाले ऐसे पंडित दीनदयाल। एक छोटा उदाहरण आपको बताता हूं। ट्रेन में यात्रा कर रहे, सामने एक व्यक्ति बैठा था, उससे पूछा कि तुम्हारे पास ट्रांजिस्टर है क्या? उनका है। तो उनका थोड़ा मेरे को समाचार सुनना है, आप ट्रांजिस्टर ऑन कर दीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा ना ऐसा क्यों कहा होगा? तो सुनिए, वो जो सामने बैठा था उसने कहा आपके पास भी तो ट्रांजिस्टर है, आप क्यों नहीं सुन लेते अपने से? तो जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि पहले ट्रांजिस्टर के साथ भी लाइसेंस होता था। आपको मालूम है इस देश में ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और उसका वार्षिक शुल्क था, वो जमा कराओ तो अगला रिन्यूअल मिलता था, तब आप ट्रांजिस्टर सुन सकते हैं। आपको तो कल्पना ही नहीं होगी, मैंने देखा है वो लाइसेंस पिताजी के पास। उन्होंने कहा कि मेरा जो लाइसेंस है उसकी तारीख आज पूरी हो गई। ध्यान कीजिए, ट्रेन में है, वो अगर उसको ऑन करके सुन लेते तो कोई पकड़ने आने वाला नहीं था। लेकिन मेरा लाइसेंस की तिथि आज पूरी हो गई है, जब तक इसका पैसा जमा नहीं होता तब तक मैं अपने ट्रांजिस्टर का उपयोग नहीं करूंगा। इसको कहते हैं नागरिक कर्तव्य। ऐसे पूरे उनके जीवन पढ़ेंगे तो ऐसे एक से एक उदाहरण हैं तो पूरे उनके जीवन में भरे।
उस जीवन में से जो उन्होंने दर्शन दिया है, इस दर्शन को उन्होंने जिया है, उसके आधार पर दर्शन। कभी समय मिला तो हम उस एकात्म मानव दर्शन पर चर्चा करेंगे। आज की जो समय होगी उसमें मैंने कुछ सांकेतिक बातें विशेष करके, क्योंकि सामने मेरे और युवक युवतियां जिनको देश का भविष्य कहते हैं वो बैठे हैं। भविष्य है ना आप देश का? भविष्य है? ना, आप देश का भविष्य नहीं है, आप देश का वर्तमान है। आपका वर्तमान जैसा बनेगा वैसा देश का भविष्य। क्योंकि आगे जाकर इस देश को आपको चलाना है, इसलिए आपके समक्ष ये विषय रखे जाते हैं। ये स्वत्व का बोध, हमारा जो हिंदू जीवन दर्शन है, भारतीय जीवन दर्शन है, वो जीवन दर्शन कितना उदात्त है और सर्वसमावेशी है और आज की आवश्यकता है। जिस प्रकार से पूरे संसार में पीड़ित चल रहा है हमारा, उस पीड़ा में से निकालने का मार्ग केवल मात्र किसी विचार के पास में है, तो भारतीय विचार है जिसने सनातन काल से विश्व को वो दर्शन दिया है। और जब जब भी विश्व में कष्ट आएगा सबको भारत की ओर देखना पड़ेगा। ऐसा मैं केवल अहंकारवश नहीं कह रहा हूं, अत्यंत वैज्ञानिक समय की कसौटी पर कसा हुआ जो हमारा विचार है, वो विचार का समुच्चय संग्रह है, उसको एकात्म मानव दर्शन कहते हैं। क्योंकि वो इस व्याख्यान की समय सीमा में उसका हम प्रस्तावना भी पूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने उसको नहीं छुआ है। मैंने उसके आधार क्या थे, किस आधार पर वो दर्शन विकसित हुआ, उसका संक्षेप आपके सामने रखने का प्रयत्न किया। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपके गहन परम आदरणीय मुख्य अतिथि और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय हनुमान सिंह जी राठौड़, सर्वप्रथम आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि जब जब हम आपको याद करते हैं तब तब आप हमें यहाँ आकर के मार्गदर्शन देते हैं और पाठ्य प्रदान करते हैं। और वो पाठ्य ऐसा होता है जो सबके मन को छू जाता है, ग्राउंड रियलिटी से लेकर के स्कॉलर तक के मन को छूता है, और ये आपकी विशिष्टता है। मित्रों, मेरे ऊपर और इस विश्वविद्यालय पर आपका विशेष अनुग्रह रहता है, और इसीलिए एक पंक्ति याद आती है। अंग्रेजी में कविता है माई लास्ट डचेस, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है, और उसकी प्रथम पंक्ति है देयर शी स्टैंड्स। और जब भी कोई ऐसा विषय होता है जब हमें लगता है कि इस पर कोई अच्छा वक्ता नहीं मिल पाएगा या विषय को प्रतिपादित करने में सक्षम नहीं होता, तो हम आपकी तरफ देखते हैं और आप भी हमें उदारता पूर्वक उपकृत करते हैं। आपका पुनः एक बार कृतज्ञता और धन्यवाद। मित्रों, जब आप बोल लेते हैं तो विषय पर बोलने को कुछ रह नहीं जाता है। हालांकि दीनदयाल जी का दर्शन इतना व्यापक है, जैसा कि माननीय हनुमान सिंह जी बता रहे थे, अगर आप उन पर महीनों तक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे तब भी उनके दर्शन को पूर्ण कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप दीनदयाल जी के दर्शन को देखते हैं तो उनका दर्शन इस रूप में एक अलग अपना अस्तित्व रखता है कि वो एक प्रैक्टिशनर भी थे और प्रीचर भी थे। उन्होंने जो कहा उसको प्रैक्टिस किया और फिर समाज के सामने गए, और इसलिए उनका उसका विशेष महत्व हो जाता है। महेश चंद्र जी शर्मा हैं, भाई साहब इसका जिक्र कर रहे थे, उन्होंने 15 खंडों में उनके संपूर्ण दर्शन को एक संपादित या संकलित किया है। आपको अगर समय मिले तो उनमें से इन 15 संकलनों को मैं यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष भी होंगे
संभवतः वो 15 खंड विश्वविद्यालय में होंगे। अगर नहीं हैं तो मैं उनसे अनुनय करूंगा कि वो इस 15 खंडों को विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जरूर खरीद लें, अतिशीघ्र खरीद लें, क्योंकि ये विश्वविद्यालय की भी प्रथम आवश्यकता है और समाज को एक दिशा देने के लिए भी उनके 15 खंड आवश्यक है। मित्रों, इसके सारे 15 खंडों में जिसमें वो प्रारंभिक जीवन की चर्चा करते हैं और जो चौथा खंड है उसमें वो एकात्म मानव दर्शन की चिंता करते हैं। भाई साहब अभी बात बता रहे थे कि हमने उनका रियल लाइफ शुरू हुआ 1947 के बाद, जब वास्तव में अंग्रेजी संस्कृति भारत में विकसित होने लगी। मित्रों, if you look at the spectrum, you will find that after 1947 we decided to live on the received experience and the received knowledge, and that was the basic thing that we protested against. क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा सबसे पहले अगर किसी भी चीज का किसी चीज में स्थान है तो वो राष्ट्र का है, और इस हेतु उन्होंने कहा जिस तरह से व्यक्ति की आत्मा होती है, राष्ट्र की भी आत्मा होती है। और उस राष्ट्र की आत्मा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वह शब्द चिति था। मैं समझता हूं यहाँ में बैठे हुए हमें से ज्यादातर लोग उस शब्द से परिचित नहीं हैं, इसलिए आवश्यकता ये है कि इन सब विषयों पर अध्ययन और अध्यापन शुरू किया जाए। अध्ययन और अध्यापन ही नहीं अपितु शोध की दिशा में भी इसको ले जाया जाए। मित्रों, अगर एनईपी 2020 की तरफ देखते हैं तो आप देखिए जो भी भाई साहब बता रहे थे, सारा का सारा उसका बेस अगर कहीं है तो भारतीय ज्ञान परंपरा में है, और भारतीय ज्ञान परंपरा जिसकी हम चर्चा करते हैं उसको बिल्कुल संक्षेप में दीनदयाल जी ने अपने संकलन में, महेश जी ने जो संकलन किया है उसमें व्यक्त है। पूरा का पूरा समाज, चाहे कोई भी विषय हो, उन्होंने विज्ञान की चर्चा की तो उन्होंने कहा विज्ञान के साथ प्रकृति का समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक विज्ञान की यथार्थता का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से उन्होंने अर्थशास्त्र की बात की और कहा अर्थशास्त्र अब उपयोग की बात नहीं करें बल्कि उपयोग के साथ समन्वय की भी बात करें। राजनीति, जैसा भाई साहब बता रहे थे, सिर्फ सत्ता का साधन नहीं अपितु सेवा का माध्यम है। साहित्य लोक संवेदना का माध्यम होना चाहिए। इन विषयों पर सब पर हमें शोध करने की आवश्यकता है। मित्रों, जब वो अपनी चिति की भूमिका की बात करते हैं तो कहते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में चिति का बड़ा महत्व है। चाहे वो समाज का लक्ष्य हो, समाज का आदर्श हो, या शिक्षा का लक्ष्य हो, या जीवन का उद्देश्य हो, उन सभी का निर्धारण चिति के माध्यम से ही संभव है। और इसलिए इस चिति का अध्ययन हम सबके लिए आवश्यक हो जाता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि आज जब हम उनकी पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर रहे हैं तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि या सादर नमन यही होगा कि हम इस बात पर चिंतन करें, इस बात पर जोर दें कि राष्ट्र सिर्फ शरीर नहीं है अपितु आत्मा है। शिक्षा सिर्फ सूचना नहीं है अपितु ज्ञान है और एक संपूर्ण जीवन दृष्टि है। उस जीवन दृष्टि का हमारे विश्वविद्यालय कैसे विकास करें, कैसे उस जीवन दृष्टि को विकसित करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। विश्वविद्यालय मात्र एक संस्था नहीं है अपितु सभ्यता के रक्षक है। अगर ये हम कर पाए, हमारे विश्वविद्यालयों को इसकी तरफ मोड़ सके, हमारी शोध को, तो दीनदयाल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सादर नमन होगा। ज्यादा नहीं कहूँगा, आप इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके प्रति भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ, कृतज्ञता अर्पित करता हूँ कि आप सब ने इतने धैर्यपूर्वक तरीके से इन सब मुख्य वक्ता को सुना और मुझे सुना। अंत में पुनः मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जी के प्रति कृतज्ञता के साथ अपनी वाणी को विराम। विश्वविद्यालय के नाम पर आधारित है और सभी जन लोग अवश्य पढ़ें ताकि हम महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में। तो मैंने आग्रह किया परिषद के इकाई अध्यक्ष
अमृत चौधरी जी विवेकानंद जी की प्रतिमा को भेंट करने के लिए आ रहे हैं। मुख्य अतिथि श्री हनुमान सिंह राठौर जी को आदरणीय मंच, आज के कार्यक्रम में मंचासीन माननीय कुलगुरु महोदय, आज की राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता, चिंतक, शिक्षाविद, समाजसेवी और प्रख्यात साहित्यकार आदरणीय श्री हनुमान सिंह जी राठौड़, निदेशक सिंधु शोधपीठ और अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर सुभाष चंद्र जी, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित आचार्यगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रिय शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं सभी उपस्थित देवतुल्य श्रोतागण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 58वीं पुण्यतिथि के इस अवसर पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में आप सभी के समक्ष धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है। आज का यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को आत्मसात करने और उन्हें वर्तमान सामाजिक, शैक्षिक एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने का एक गंभीर प्रयास है। एकात्म मानव दर्शन जैसे उनके कालजयी दर्शन ने हमें यह सिखाया कि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और प्रकृति सभी एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। एकात्म मानव दर्शन व्यक्ति व समाज के बीच संतुलन स्थापित करता है। इस गरिमामय अवसर पर मैं सर्वप्रथम हमारे माननीय कुलगुरु महोदय के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं संरक्षण में विश्वविद्यालय सतत शैक्षणिक और सांस्कृतिक उन्नयन की दिशा में अग्रसर हो रहा है। आपकी उपस्थिति ने इस संगोष्ठी को विशेष गरिमा प्रदान की है। मैं आज की संगोष्ठी के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री हनुमान सिंह जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने सारगर्भित, विचारोत्तेजक एवं प्रेरणादायी उद्बोधन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन, दर्शन और राष्ट्र दृष्टि को हम सभी के लिए और अधिक प्रासंगिक बना दिया है। आपके विचार निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी को, एक युवा पीढ़ी के चिंतन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। इस अवसर पर मैं आयोजन समिति, विश्वविद्यालय प्रशासन, अकादमिक एवं गैर अकादमिक कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके समन्वित प्रयासों से यह कार्यक्रम सुव्यवस्थित, अनुशासित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सका है। प्रिय विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों, आपकी सक्रिय उपस्थिति और जिज्ञासु सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। आप सभी का उत्साह इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रिय सुधी श्रोताओं, महापुरुष और सद्ग्रंथ हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना हमें ही पड़ता है और इसके लिए स्वयं की समझ होना बहुत आवश्यक है। स्वयं की बुद्धि, विवेक और समझ का प्रयोग हमें महापुरुषों के विचारों को समझने के लिए करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करोति है, लोचनाभ्याम विनश्य दर्पण किम करिष्यति। जिस व्यक्ति के पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, स्वयं की समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसके लिए शास्त्र
और महापुरुष जो शिक्षा देते हैं वह कुछ उपयोग नहीं कर सकती। जिस प्रकार की जो व्यक्ति आंखों से रहित है, जिसके नेत्र नहीं है, उसके लिए दर्पण की कोई उपयोगिता नहीं होती है। अंत में मैं एक बार फिर मंचासीन अतिथियों, वक्ताओं, आयोजकों एवं उपस्थित समस्त जन समूह के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आइए हम सब मिलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को केवल स्मरण और भाषण तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने जीवन, नीति, आचरण और कर्म में उतारने का संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद।